लास्ट टाइम में हमने चैप्टर कर रहे बेटा कौन सा? साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में एटम्स एंड न्यूक्लिया में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किए हैं? एटम्स एंड न्यूक्लिया में हमने एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़े बेटा हमने? थॉमसन सेडविक मॉडल पढ़े, उसके बाद हमने गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट पढ़े, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो रुदरफोर्ड है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया या एटॉमिक मॉडल दिया। और ये सब हमारा हुआ है बेटा, है ना। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि एक अगर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस, ऐसा हमने कहा था, या ऐसा हमें रुदरफोर्ड ने बताया था। और साथ ही साथ बताया कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट, राइट। और साथ ही साथ हमें ये बताया कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन थ्रू विच अल्फा पार्टिकल्स कैन पास, मतलब अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डेविएशन पास हो रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि वहाँ पर क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होती है। और साथ ही साथ ये जो अल्फा पार्टिकल्स है जो नज़दीक से जा रहे हैं और थोड़ा जो दूर से जा रहे हैं, उनका डेविएशन होता है। और ये डेविएशन के बेसिस पे कहा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मास का एक पार्टिकल है जिसको उन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियस है। तो हम बोल सकते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में हमें रुदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जिसके कारण वो रेडिएशंस कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी रुदरफोर्ड ने बताया। और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होता है एज़ कंपेयर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कंपेयर टू मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और मास ऑफ द न्यूक्लियस बोल सकते हैं। बाद में हमने कहा कि ये जो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स भी दिखाई दिए। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? तो उन्होंने बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। और ये इमिशन जो होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ लेता है और फाइनली कोलैप्स हो जाता है। और दूसरा, ये कंटिन्यूसली इमिशन करने के कारण हमें जो मिलने वाला स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, लेकिन एक्चुअल में हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है, हाइड्रोजन में हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। और इसी के बेसिस पे आगे हमने पढ़ा था बेटा बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर ने क्या कहा था? बोर ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो उसी तरह है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में एक फोर्स होता है, और उस फोर्स को हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r 1/4πε0 e²/r² के इक्वल होता है। इसका मतलब बोर बताना चाहते थी कि जो रुदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात तो सही है। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? एंगुलर मोमेंटम वाला। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में,
तो ये एंगुलर मोमेंटम कर रहा होगा, और इसका एंगुलर मोमेंटम L कितना होता है, NH/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। इससे क्या हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास खुद का एक एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = I/ω। हमने फिर वहाँ पर I की और ओमेगा की वैल्यू पुट करे थे, जिसके बेसिस पे हमें फाइनली क्या मिलता है, यस, mvr = NH/2π। बाद में थर्ड पोस्टुलेट बताया था। थर्ड पोस्टुलेट किसके बारे में था, एनर्जी के बारे में था। एनर्जी इन हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट इज इक्वल टू hν, दैट इज कॉल्ड फोटोन। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो उस टाइम में वो एक फोटोन इतनी एनर्जी जो है इमिट करता है। इतनी सारी बातें हमें यहाँ पर मिली है, और साथ ही साथ हमने ये बोर पोस्टुलेट के साथ साथ हमने कुछ फार्मूले भी डिराइव करे हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी नॉट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हमने फाइंड करे थे, इसका फॉर्मूला पता है बेटा, यस, n² h² ε0 डिवाइडेड बाय 2e² पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट का फॉर्मूला, ये हमने डिराइव करा हुआ है, और हमने बोला है कि इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है या इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। और दूसरा हमने निकाला था एनर्जी, राइट, Z है ना, हाँ, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाले थे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, बराबर है। और उसका फॉर्मूला कितना आया था, -13.6, वो तो हाइड्रोजन के लिए आया था। अच्छा चलो, -13.6 Z² बाई n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, बराबर है। तो ये जो हमने फार्मूला बनाया है, ये किसके लिए बना बेटा, अगर आप Z की वैल्यू पुट कर दे, मतलब एटॉमिक नंबर पुट कर दे, और n मतलब नंबर ऑफ, जिसको हमने क्या कहा था बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा था, मतलब n यहाँ पे ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है या सेकेंड ऑर्बिट की या थर्ड ऑर्बिट की, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट की आप क्या निकाल सकते हो बेटा, एनर्जी भी निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था, अच्छा एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़े थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़े थे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने बात करे थे हाइड्रोजन की। हमने कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रेटर देन 0 डिग्री पे वो रेडिएशन करता है, और ये रेडिएशन जब करता है मतलब इमिशंस करता है, तो पर्टिकुलरली हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से इमिशन करता है। और उसमें से हमने पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की बात करी, तो हाइड्रोजन हमें इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे देता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा देता है। कैसे देता है, लाइन स्पेक्ट्रा। जो लाइंस जो है वो एक दूसरे से फर्दर अवे जाते हुए हमें दिखाई देती है। जहाँ पे उसकी वेवलेंथ कम है वहाँ पे हमें क्राउड दिखाई देता है लाइंस का, और वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ हमें लाइन का सेपरेशन भी बढ़ते हुए दिखाई देता है। और ये हमने 3 के लिए दिखा था, विजिबल के लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए और इंफ्रारेड के लिए। इसके लिए अलग अलग हमने सीरीजेस बनाई थी, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीजेस। और ये सभी सीरीज जो है हाइड्रोजन के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला को फॉलो करती है। वो फार्मूला पता है बेटा वेवलेंथ का, 1/λ = RH ब्रैकेट 1/m² - 1/n²। तो ये हमें पर्टिकुलरली वेवलेंथ देता है ना, और हमें वेवलेंथ के बारे में बताता है
और इसके बाद क्या पढ़े थे बेटा हमने? एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी। उसके बाद रेडबर्ग फार्मूला, जो हमने अभी फार्मूला लिखे हैं, और बाद में हमने बोर के लिमिटेशंस देखे, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन देखा। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन बेसिकली हमारा बोर के पोस्टुलेट्स पर डिपेंड करता है, वैसे हमने उसको डिराइव किए थे। और बाद में हमने एटॉमिक न्यूक्लियस देखा था। यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की है बेटा न्यूक्लियस के बारे में। बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और हमने कहा कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो एटम का साइज़ भी बढ़ते जाता है। तो क्या उसी हिसाब से न्यूक्लियस भी बढ़ते जाता है? तो यस, न्यूक्लियस भी बढ़ते जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो न्यूक्लियस का साइज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियॉन्स है उसके न्यूक्लियॉन्स के साइज़ के ऊपर, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स के ऊपर न्यूक्लियस का साइज़, और इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट है उसके ऊपर एटॉमिक साइज़ डिपेंड करता हुआ हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ फार्मूलेज डिराइव करे थे, दैट एटॉमिक साइज़ और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हमने लास्ट टाइम में फाइंड किए थे। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना आता है बेटा? आर ऑफ कोई भी एक एक्स नाम का एलिमेंट हो, दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है। यहाँ पे ए क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास होता है। आर ऑफ एक्स क्या है बेटा? रेडियस ऑफ दी एक्स नाम का एलिमेंट है। और आर नॉट की जो है एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी होंगी। आर नॉट की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा? 1.2 इन 10 टू द पावर -15 मीटर्स में लिखी है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दें और ए मतलब एटॉमिक मास रख दें तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? उस पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस का साइज़ भी मिल जाता है। ठीक है, और हमने पढ़े थे कुछ एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़े थे, इसी में पढ़ा था बेटा हमने। यूनिट्स पढ़े थे बेटा इसके मेज़र करने के लिए, है ना। इसके जो यूनिट्स है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास हमने केजी में फाइंड करे थे, और उन केजी के कन्वर्शंस भी हमने कुछ वैल्यूज से देखे थे, बराबर है। तो ये मासेस आपको थोड़े बहुत लर्न होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिए रहेंगे। ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली एक नंबर हमने लिए थे इसमें कन्वर्शन फैक्टर्स में, जब किलोग्राम के यूनिट में करना है तो 1 यूनिट इक्वल टू 1.660 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -27 kg लिया था। अगर ये वैल्यू लेंगे तो आपको ये जो वैल्यू है kg की वो किस में मिल जाएंगे बेटा? U में मिल जाएगी। और दूसरा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या रिलेशन बेटा? यूनिट और, दैट इज 1 AMU इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सारी फॉर्मूले, इतने सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो आगे में पोर्शन आता है बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस का। अच्छा, इसमें हमने डेंसिटी भी देखे थे। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस का भी फार्मूला देखा था। न्यूक्लियस की डेंसिटी का फार्मूला क्या था बेटा?
रो इक्वल्स टू 3ma अपॉन 4 पाई r0 का क्यूब। ठीक है, तो इतने सारे फार्मूले हो गए, थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे कुछ फार्मूले। ओके, नेक्स्ट करते हैं बेटा। ये सब तो लिखा हुआ है आपके पास। न्यूमेरिकल करो बेटा। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट of an electron in hydrogen atom। Calculate the radius रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है बेटा। तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ये तो न्यूक्लियस की है बेटा, है ना। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या दिखे थे हमने, क्या बोले? हाँ, 0.47। रेडियस का फॉर्मूला बताओ बेटा। रेडियस Rn इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर तो है, लेकिन उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। फॉर्मूला हमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या था बेटा? हमने लिखा था कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर, बराबर है। उसकी फॉर्मूला बताओ। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर पाई m ऑफ e। और यहाँ पे हमने बोला कि ये जो वैल्यूज़ है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि Rn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? n स्क्वायर होता है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी कांस्टेंट की। हमने वहाँ पर फार्मूला के बाजू में लिखी नहीं है बेटा, वो फार्मूला के बाजू में लिख के रख दो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है जहाँ पे h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर पाई m ऑफ e, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 0.053 नैनोमीटर में, nm में, ठीक है। तो अब ये इजी हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट मिलेगी आपको। तो Rn जो है, अगर आप इस कांस्टेंट को बोल रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे बोला है a0, ठीक है। तो इस a0 की वैल्यू में कांस्टेंट की जगह पे a0 इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है। तो Rn इक्वल टू a0 का वैल्यू कितना है बेटा? 0.053 इंटू एन का स्क्वायर। n कौन सा है बेटा? थर्ड n। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 बोला है, तो जस्ट सिंपली 3 का स्क्वायर पुट करना। अगर आपको 4 बोले तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। बात ही नहीं बेटा, लास्ट बेंच। तो इतना सारा वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्लियर बात है? सो आर एन इक्वल्स टू 0.053 इंटू 3 का स्क्वायर 9 से जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा 0.477। यस बेटा सही तो है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूज़ को भी तो ध्यान में रहना पड़ेगा, हमने वहाँ पे नोट डाउन नहीं किया था, है ना। नेक्स्ट, अरे बाप रे इतना बड़ा, दूसरा लेते हैं। नेक्स्ट लिख लिया ना। डिटरमाइन द एनर्जीज of the first two excited states of the electron in hydrogen atom what are the excitation energies। दो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। of the electron in these orbits। डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ये आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है बेटा, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यूमेरिकल में बोल रहे तो थोड़ा फाइंड करके देख लेना है, ठीक है। आपने कहाँ पे फाइंड किया है? ये जो आपने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर निकाला है, हाँ, जो डायग्राम बनाई है वहाँ पे आपने ऑलरेडी ज़ीरो मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए है ना एनर्जीज निकाली हुई है। ग्राउंड स्टेट की कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे फर्स्ट टू मतलब सेकंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बतानी है। वहाँ पे तो आपको लर्न भी हो सकती है या फिर यस, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स, एक्साइटेशन एनर्जीज भी यहाँ पर फाइंड करनी है। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो उसको उस ग्राउंड स्टेट से बोलो उस पर्टिकुलर स्टेट तक जाने के लिए लगने वाली एनर्जी होती है, उसी को हम वहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको उसकी क्या निकालनी है बेटा? दो मतलब ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड स्टेट की क्या निकालनी है? एनर्जीज निकालनी है। कैसे निकाल रहे हैं? डायग्राम देखो बेटा एक बार, डायग्राम के बाजू में हमने निकाले हुए हैं, ऊपर में डायग्राम के ऊपर में। हमने फॉर्मूला देखे थे, हाँ, ये एनर्जी का फॉर्मूला बेटा E इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्या देता है बेटा? ऑर्बिट के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देता है, बराबर है। तो आप इसी फार्मूला का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये अगर हाइड्रोजन का ग्राउंड एनर्जी है, ये फर्स्ट एक्साइटेड हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड एक्साइटेड हो गया। तो n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 2 होगा, और n इज इक्वल टू 3 होगा। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी आपको निकालनी है। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बोलो बेटा, -13.6
जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी किसकी निकालनी है बेटा? सेकेंड की। तो -13.6 और हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू तो 1 होगा, ठीक है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके सेकेंड ऑर्बिट की 2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब वो लर्न तो है, आपको थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करके भी शो करना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो। माइनस कितना आता है बेटा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही आपको थर्ड की एनर्जी निकालनी है तो वो भी हो जाएगी बेटा -13.6 डिवाइडेड बाय 3। 2 की जगह पे 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो आपको कोई भी ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी अगर बोली जाए तो आप ये -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से आराम से निकाल सकते हो। इसका कैलकुलेशन कितना आता है बेटा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन लिख लिया ना आपने, व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे आता है कोई इलेक्ट्रॉन, या यहाँ से यहाँ पे आता है, या फिर वो यहाँ से वापस यहाँ पे जाता है, या फिर यहाँ से यहाँ पर जाता है। तो आपको तो पता है अगर आप लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाते हो तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी एनर्जी और यहाँ से लेकर सेकेंड में कितनी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे निकालते हैं? डिफरेंस से निकालते हैं, एनर्जी डिफरेंस से निकालते हैं, है ना, ये वाला फार्मूला, एनर्जी डिफरेंस करते हैं। तो बस यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कर लो। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है बेटा? n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी निकली बेटा? E1 की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 की एनर्जी कितनी निकली बेटा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पे जाता है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होंगी बेटा यहाँ पे? इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज मैक्सिमम कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस कर लो दोनों को, कितना आएगा बेटा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एक्साइटेशन एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ पे जाने के लिए कितना है, तो इसको माइनस कर दो, ठीक है, डायरेक्टली उसकी एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ पे जाओ या फिर यहाँ से यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे या इतनी एनर्जी रिलीज करोगे, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो सेकंड के लिए एक्साइटेशन एनर्जी निकलेगी यहाँ पे, माइनस कर लो दोनों को, आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट, दोनों का माइनस करना है बेटा। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ माइनस कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक माइनस करना है। मतलब इसका और इसका माइनस करो तो आपको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाएगी। कितनी आई? n इज इक्वल टू 3 के लिए कितनी आई बेटा एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी? मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ्स of the first 3 lines in Paschen series वेवलेंथ फाइंड करना है बेटा। Paschen series of hydrogen atom calculate the wavelengths of first 3 lines in Paschen series of hydrogen atom। तो एक्साइटेशन एनर्जी सॉरी वेवलेंथ निकालनी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ्स ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना? ठीक है, उसका यूज करो। तो यहाँ पे बात होती है बेटा कौन से सीरीज की? पाश्चन सीरीज की। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपने देखा था उसमें अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हो तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लेमन सीरीज। n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए होता है बेटा बाल्मर सीरीज, और n इज इक्वल टू 3 के लिए होता है पाश्चन सीरीज। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो लेमन में आ रहे हो, तो हायर ऑर्डर कोई भी एनर्जी से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये होता है बेटा पाश्चन। तो यहाँ की बात हो रही है कैलकुलेट द वेवलेंस ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस इन पाश्चन सीरीज। तो इसका और इसका बात हो रहा है n के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो पाश्चन के लिए n का वैल्यू कितना होगा बेटा? फॉर पाश्चन के लिए तो सीधा दिखाई दे रहा है n का वैल्यू होगा बेटा 3। ठीक है, जैसे कि लेमन के लिए n का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। बाल्मर के लिए n का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं कहूँ लेमन के लिए n का वैल्यू 1 है तो उसकी हायर एनर्जीज कौन हो जाएंगी? फर्स्ट 2 हायर एनर्जीज 2 और 3 हो जाएगा। वैसे अगर हम बाल्मर की बात करें तो बाल्मर के लिए n का वैल्यू 2 है, उसके लिए हायर एनर्जीज कौन है? 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी है। तो हमें इन्फिनिटी तक नहीं निकालना है, हमें पाश्चन के लिए निकालना है फर्स्ट 3। मतलब कौन हो जाएगा बेटा? n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6 के लिए आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम अगर इसको लोअर ऑर्बिट बोलते हैं और ये उसके हायर ऑर्बिट्स है तो हम उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? n लोअर ऑर्बिट होते हैं और m हायर ऑर्बिट्स होते हैं। तो जब n का वैल्यू 3 है तो m का वैल्यू होगा 4, 5 एंड 6 होगा। बात समझ में आ गई? 4, 5 एंड 6। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/λ इक्वल टू RH ब्रैकेट 1/n² माइनस m²। ठीक है, n का वैल्यू कितना रहेगा? पाश्चन के लिए 3 रहेगा
और उसकी हायर ऑर्बिट में कौन होगा, 4 होगा। मतलब m का वैल्यू 4, m का वैल्यू दूसरी बार 5 और m का वैल्यू तीसरी बार 6। तो आपको पर्टिकुलरली इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 पूछेंगे, ठीक है। फर्स्ट हायर ऑर्बिट पूछेंगे या फर्स्ट 2 हायर ऑर्बिट्स पूछ लेंगे। तो 1/λ इक्वल टू RH। RH एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 1.097 इंटू 10 का पावर 7, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। n का वैल्यू है बेटा 3 और पहली बार n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर कर दो और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्स्ट एक्साइटेशन मिलेगा यहाँ से यहाँ वाला, मतलब 1/λ1। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेट करो बेटा, अब बीच करो बेटा, अब बीच। तो कैलकुलेट करके थोड़ा मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द, नहीं बेटा कैलकुलेट करके बताओ। हो गया बेटा, इसका कैलकुलेशन करें क्या, कितना है बेटा पहला वेवलेंथ, वन अपॉन λ1 है। आपको उसको रेसिप्रोकल में लाना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। फाइनली आपको λ1 की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व किएगा बेटा आपने, ये ब्रैकेट कितना आया, 7/146 आया, ठीक है। तो λ1 क्या बनेगा बेटा आपका 1.0, नहीं सॉरी, इसका रेसिप्रोकल यहीं पे कर सकते हो, है ना। 146 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू ये ऊपर लेके जाओ 10 का पावर -7 बन जाएगा, है ना, यही रहेगा 144 आता है पक्का। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 144/1.097 इंटू 7 भी है ना, ये वाला 7, ठीक है। तो पहले रेसिप्रोकल कर लो, बाद में उसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज कभी कभी 1/λ1 की वैल्यू ही आपको λ1 की रह जाएगी। हो गया, वेरी गुड, यही एक होशियार बच्चा है। 1.876 इंटू 10 का पावर -6 मीटर्स में। यादव जी ने जो है उसको मीटर में निकाला, कन्वर्ट करो बेटा। ओरिजिनली किस में आई बेटा तुम्हारी वैल्यू, पहले किस में आई थी, पहले मीटर में ही आई थी क्या, ठीक है, कैलकुलेशन करके आएंगे। वैसे ही आपको λ2 निकालना पड़ेगा। तो 1/λ2 क्या होगा बेटा फार्मूला, RH ब्रैकेट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/, अब यहाँ पे हायर एनर्जी क्या हो जाएंगी बेटा 5 हो जाएंगी, तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सेम कैलकुलेशंस रहेंगे। RH का वैल्यू हमने कितना लिखा है 1.097 इंटू 10 का पावर 7, 1 का 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आया बेटा
तो पास्चन के जगह पे क्या आ जाएगा, बाल्मर आ जाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। पी फंड के ऊपर तो नहीं आएगा, पी फंड भी आ सकता है, पी फंड के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन जनरली ज़्यादा से ज़्यादा पास्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर दूसरे भी आए, लेमन आया, उसके हायर ऑर्डर 2, 3, 4 होगा, बाल्मर के लिए 3, 4, 5 और पी फंड के लिए 6, 7, 8 उसके हायर ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 भी फाइंड कर लो। ठीक है, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटा। कर लेते हैं, एक कर लो, बाद में कर लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियस एंड डेंसिटी, दोनों निकालने हैं बेटा, रेडियस भी निकालनी है और डेंसिटी भी निकालनी है, ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास दिया है 70, गिवन इट्स मास टू बी अप्रोक्सीमेटली 69.924 यूनिट्स में बताई है। दोनों भी निकालना है बेटा, रेडियस भी निकालनी है और डेंसिटी भी निकालनी है। तो दोनों के फॉर्मूले लर्न है आपको, नहीं है लर्न, कोई बात नहीं, लर्न करने पड़ेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूला पे थोड़ा ये चैप्टर पे जोर देना बेटा, बड़े फॉर्मूले हैं। जर्मेनियम न्यूक्लियस की क्या निकालनी है बेटा, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर जर्मेनियम इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस आर नॉट का वैल्यू कितना बोले थे बेटा हमने, -15 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है बेटा यहाँ पे, तो गिवन में ए का वैल्यू है बेटा 70। ठीक है, का पावर 1/3, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 70 का। ठीक है, हाँ, और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, रेडियस के साथ साथ डेंसिटी भी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रो इक्वल्स टू 3m/4 पाई आर का, आर है कि आर नॉट है, आर नॉट का क्यूब है। ठीक है, आर नॉट मतलब ये वाली वैल्यू मिलेगी, अरे बस आराम से, का क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कर सकते हो। ठीक है, अच्छा m का वैल्यू दिया है यहाँ पे, यूनिट्स में दिया है बेटा 69, m इक्वल टू 69.924 यूनिट्स में दिया है। ठीक है, अगर आपको इसको केजी में करना है तो केजी में कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कितने से सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10 का पावर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केजी में। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू किसकी होंगी बेटा, मास की। तो आपको मास का वैल्यू है, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हो, आर नॉट का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, आर नॉट का वैल्यू जो यहाँ से आएगा वो यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं।